हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिज्म, जिसको बोलते हैं चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म होता क्या है, चुंबक क्या होता है। तो मैग्नेटिज्म जो है, चुंबक जो है राजस्थान उसमें क्या है, लोहे का ऑक्साइड है। क्या है? लोहे का ऑक्साइड है। जो कि इसका फार्मूला फार्मूला बहुत पूछता है कि फार्मूला क्या उसका होता है। तो ये होता है फार्मूला मैग्नेटाइट फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि दो होता है तो अस होता है, तीन होता है तो एक अस और एक याद करेंगे। तो अगर तो ये Fe3O4 जो होता है वो होता है मैग्नेटाइट, इसी को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। और मैग्नेटिक के बाद जो मैग्नेटिज्म में जो हमारा पहला पॉइंट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबक के बारे में हम जान गए, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसके बारे में जानते हैं। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के चारों, जहां चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां, वह क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव से अपना कहते हैं हमारा ये एरिया है, हमारा क्षेत्र है। मतलब जहां तक अपना वर्चस्व बना हो, जहां तक हमको पहचानते हो, जानते हो, तो क्या अपना एरिया, अपना क्षेत्र कहलाता है। उस तरह चुंबक का जो है, तो चुंबक का जो अपना जहां तक उसका प्रभाव है, किसी को आकर्षित कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, मतलब खींच सकता है अपनी तरफ, तो उसका क्या, उसका वो वहां तक प्रभाव होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय फील्ड कहते हैं। इस तरह विद्युत का प्रभाव जहां तक होता है उसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसका जो हमारा मेन मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। यूनिट इसकी जो होती है वो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? टेस्ला। तो मैग्नेटिज्म में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको जान गए। टेस्ला या इसी को क्या था, वेबर पर मीटर ही बोलते हैं। टेस्ला क्या करते हैं, वेबर पर मीटर। तो दो मात्रक से जान गए कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है या चुंबकत्व का जो मात्रक हमारा क्या है, वेबर पर मीटर या टेस्ला होता है। और इसका सीजीएस में मात्रक जो होता है, सीजीएस में क्या होता है, गॉस होता है। और 1 टेस्ला बराबर 10 to 4 गॉस पूछता है। ये 1 टेस्ला बराबर 10 to 4 गॉस, 1 टेस्ला बराबर 10 to 4 गॉस होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें फार्मूला जो बहुत कई बार पूछता है कि B बराबर μ0 अपान 2 पाई, V इक्वल μ0 अपान 2 पाई I अपान R। तो I क्या है और R क्या है इसको जानना जरूरी है। I हमारी धारा है, R दूरी है। μ0 I और R। μ0 क्या है, चुंबक, निर्वात में चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता
आई क्या है? धारा। आई जो है क्या है? विद्युत धारा। आर क्या है? दूरी। तो V बराबर म्यू 0 I अपान 2 पाई आर। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स मतलब जो हमारे उस पे कुंडलियां बनती हैं, जो घुमाया जाता है, उससे क्या होती है? एक फ्लक्स बनती है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो फाई इक्वल चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल विद्युत क्षेत्र और एरिया का जो होता है वो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। और ये जानते हैं जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होती है? इसी को हम लिखते हैं तो बी ए कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का क्या होता है? अदिश गुणन होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है बी और ए का क्या होता है? अदिश गुणन। बी हमारा क्या? चुंबकीय फ्लक्स, और ए अदिश गुणन कहलाता है। इसका यूनिट क्या होता है? वेबर। इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर या बोल्ट सेकेंड या बोल्ट सेकेंड। और सीजीएस में क्या होता है? मैक्सवेल। मैक्सवेल। तो 1 वेबर और कितना हो जाएगा? 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। वन वेबर बराबर कितना हो? 10⁸ मैक्सवेल। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स भी हो गया, मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े और फ्लक्स के बारे में पढ़े। और आप जो फिजिक्स में है वो लास्ट टॉपिक जो हमारा था थर्मोडायनेमिक्स था। क्या था? थर्मोडायनेमिक्स। हमने फोर्स एंड मोशन पहला टॉपिक पढ़ा था, दूसरा था साउंड एंड लाइट, तीसरा पॉइंट था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और आप जो लास्ट टॉपिक इसका है फिजिक्स का। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में देखेंगे हम लोग केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम लोग 6-7-8 वीडियो के अंदर हम पूरी साइंस 5 नंबर हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आसान से आसान चैप्टर है और कम समय में हमारा 5 नंबर तैयार हो जाएगा। तो हम लोग को जो अगला लास्ट टॉपिक आज का ये इस मतलब इस फिजिक्स का वो है थर्मोडायनेमिक्स। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी। उष्मागतिकी अब हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है? हीट एंड टेम्परेचर। हीट मतलब उष्मा और ताप। उष्मा और ताप। उष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। ताप में अंतर के कारण उष्मा का प्रवाह होता है। क्या होता है? ताप में अंतर के कारण उष्मा का प्रवाह होता है। ताप में अंतर के कारण ताप में अंतर ताप में अंतर के कारण उष्मा का प्रवाह होता है। उष्मा का प्रवाह होता है। मतलब जो ताप में डिफरेंस होता है उसी के कारण क्या होता है? उष्मा का प्रवाह होता है।
और उष्मा बढ़ने से क्या होता है, उष्मा जब बढ़ता है तो क्या होता है, ताप बढ़ता है। उष्मा बढ़ने से, उष्मा बढ़ने से ताप बढ़ता है। तो ताप में अंतर के कारण उष्मा का प्रवाह होता है, और उष्मा बढ़ने से ताप बढ़ता है। तो हीट और टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर, हीट उष्मा का क्या होता है, जूल में लेते हैं, क्या होती है, जूल में लेते हैं। इसमें क्या होता है, कैलोरी में होता है। जूल इसमें लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, कैलोरी में लेते हैं। सीजीएस में क्या होता है, कैलोरी होता है। और टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लेते हैं और डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। तो हीट को जूल में और उसका सीजीएस में कैलोरी होता है। हिंट थोड़ा सा कर लें पे, एसआई और ये सीजीएस। तो ताप में अंतर के कारण उष्मा का प्रवाह होता है। ताप उस क्वेश्चन पूछता है कि अगर उष्मा का मान बढ़ता है तो ताप बढ़ेगा, ताप घटेगा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत आप बताएंगे उष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। ठीक है, उष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। और ताप में अंतर के कारण किसका प्रवाह होता है, तो उष्मा का। ताप में अंतर का किसका प्रभाव होता है, उष्मा का प्रभाव होता है। हीट का जूल होता है एसआई में, कैलोरी सीजीएस में होता है। टेम्परेचर केल्विन में एसआई में होता है, डिग्री सेल्सियस सीजीएस में हो गया। अब हम कुछ नोट पॉइंट इसमें है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होती है, कणों की काइनेटिक ऊर्जा बढ़ती है। टेम्परेचर को बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी, तापमान के बढ़ने से के कारण कणों की जो काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। गतिज ऊर्जा होता क्या है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज आपको एक एक्स्ट्रा मिल गया। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ काइनेटिक ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। अब हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं। रिलेशन, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन बहुत पूछता है कि अगर केल्विन दे देगा तो बहुत पूछेगा इसमें चेंज करके बताइए, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में। तो इनके फार्मूले को आप बहुत नोट कर लेंगे तो बहुत हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन में संबंध, केल्विन में संबंध। तो इसका संबंध पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो ये फार्मूला आपको रखना है याद, C - 0/100
K माइनस 273/100, F माइनस 32/180। अब इसमें से कोई भी मान आपको पूछता है तो आसानी से आप यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस पर हम एक आपको एग्जांपल बताऊंगा, और यहीं से पूछता भी है कि मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब मानव शरीर तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको एक समझा रहा हूँ, यहीं पे साइड में देख लीजिए, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको कि कैसे चेंज होता है। देख लीजिए, कह रहा है कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले। अब इसमें हमको इसको छोड़ देना है, जो दो पूछा है इन दोनों फॉर्मूले का चलना है। कि किसको किसको लेके चलेंगे, K माइनस 273/100 अपान F माइनस 32/180। तो बोला 60 डिग्री, तो जहां फ़ारेनहाइट वहां मान रख दीजिए, 273 अपान 100, 60 माइनस 32/180। अब K माइनस 273 इसको सॉल्व करेंगे जब 838 इंटू 100/180। K माइनस 273 इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 15.5। क्या आ जाएगा, 15.5। तो जब K का मान निकलेगा इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 288.5 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 288.5 केल्विन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब इस पे कुछ भी दे देगा, क्या देगा, इतने डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन बदलिए, इतने केल्विन है तो इसको हम लोग फ़ारेनहाइट सेल्सियस बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको फार्मूला याद रख लेंगे, फार्मूले से आपका आसानी से निकल करके आ जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन आपका जरूर देता है, इसलिए इस फार्मूले को आप आसानी से जरूर याद कर लेंगे और दिमाग में इस बात को आप रखिएगा। और इसके बाद जो पूछता है परम शून्य ताप कितना होता है, तो 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप किसको बोलते हैं, 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को। याद रखिएगा परम शून्य ताप कितने होता है, 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को। अब आता है एक क्वेश्चन और यहां से इंपॉर्टेंट, रो बराबर मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। रो क्या है, घनत्व, यम क्या है, द्रव्यमान, वी क्या है, आयतन। तो जब ताप का मान बढ़ता है तो क्या होगा, आयतन भी बढ़ेगा। भाई जब तापमान बढ़ता है तो क्या होगा, उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो तापमान बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा।
ये बात भी आपको याद रखना है। रो बराबर मास अपान वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर तापमान बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने के साथ अगर आयतन बढ़ता है तो क्या होगी, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या आयतन का मान बढ़ने से घनत्व का मान घट जाता है। अब इसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन जो ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, ऊष्मा का संचरण, इसको हम लोग बस रफली पढ़ेंगे, केवल एग्जाम्पल जाना जरूरी है। ट्रांसमिशन, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा ऊष्मा संचरण की विधि। तीन मेथड होता है, एक होता है संवहन, चालन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, एक होता है विकिरण। तो इन मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन जो होता है, ऊष्मा संचरण की विधि, तीन विधियां होती हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो हमारा है वो है संवहन। संवहन क्या होता है, मैं केवल आपको समझा दे रहा हूं, कुछ अगर पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो बता देता हूं मैं। संवहन जो होता है, संवहन में जैसे अभी हम एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सबसे आसान एग्जाम्पल, अगर हम लोग चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, भगोने को गैस पे या कहीं गैस पे या जिस भी रख देते हैं, और क्या होता है कुछ समय बाद उसमें बुलबुले निकलते हैं। तो जो कण, बुलबुला तब तक वह गर्म होते तब तक क्या हो गया, पूरे ऊपर नीचे उस पात्र के टेम्परेचर सामान्य हो जाए। तो उसमें क्या होता है, इसमें कण अपना स्थान बदलते रहते हैं, मतलब जो कण गर्म हुआ हल्का होकर ऊपर जाता है, जो ठंडे कण ऊपर है वो नीचे आते हैं। इस प्रक्रिया तब तक चले जब तक पूरे पात्र का टेम्परेचर एक समान ना हो जाए। तो क्या होता है, वो संवहन कहलाता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कण अपना स्थान परिवर्तित, कण जो हैं अपना स्थान चेंज करते हैं, कण अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। ठीक है। चालन में क्या होता है, इसे हम कोई क्षण लेते हैं, क्षण के एक से अगर हम गर्म किया जाए तो क्या होगा, उसके कुछ समय बाद दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अगले वाले को हीट ट्रांसफर करते हैं। इसमें कणों का स्थान परिवर्तित, कणों का स्थान, कणों का स्थान परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो संवहन में कण अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, जबकि चालन कण का स्थान परिवर्तित
नहीं होता है। और इसमें जो लास्ट हमारा है विकिरण में, ये रेडिएशन में, इसमें इसके पहले बता भी दिया गया विकिरण के बारे में, इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। इस सूर्य से प्रकाश का आना जो है, इस एग्जाम्पल में इसका ले सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं सूर्य से प्रकाश का आना, सूर्य से प्रकाश का आना, इसमें क्षणों को गर्म करना, क्षणों को गर्म करना, पानी को उबालना, पानी को उबालना। तो ऊष्मा संचरण की विधि के बारे में आपको बता दिया कि 3 विधियां हमारी यही होती हैं। और अब है कि ऊष्मा गतिकी क्या होती है, हम लोग पढ़ चुके थे, तो इसमें ऊष्मा गतिमी जो गतिकी के बारे में सारी चीज बता दी गई है कि ऊष्मा गतिकी क्या है। और एक छोटा सा जान लेते हैं हम लोग, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर, दाब, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। पी ही क्या है, दाब है। एफ बल है। ए क्षेत्रफल है। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। P इक्वल एफ बाई ए, यूनिट इसका होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट कर लिए हैं। जो आपके पास 4 टॉपिक हम लोग फिजिक्स में देखे थे, फोर्स एंड मोशन, लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और थर्मोडायनेमिक्स एंड यूनिट, थर्मोडायनेमिक्स एंड यूनिट, इस सब के बारे में बता दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि जितना मैं आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ाया गया है उतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करते चलें। और आज के लिए हम लोग अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे पे देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।